हेलो एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम है फार्मा अदना टॉक शो में। और मैं हूं आपका एंकर मोहम्मद शहबाज आलम। आप सभी को मालूम है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज के डेट में पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करती है। और आपको जान के हैरान क्या होगी, आपको पता ही होगा कि करीब HIV कितनी खतरनाक बीमारी है। उसकी दवाइयाँ 80% सिर्फ इंडिया सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। वैक्सीन्स 65% अकेला इंडिया सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। और दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर और एडवांस कंट्री को अमेरिका माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। और अमेरिका को सबसे ज़्यादा मेडिसिन इंडिया से सप्लाई होता है। यूरोप को होता है, उसके बाद में यूके है, रशिया है, अफ्रीकन कंट्रीज। यानी इंडियन मेडिसिन पूरी दुनिया के फार्मेसी पे अवेलेबल है। इसलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। मैंने उसको एक टर्म दिया है, लाइफ सेवर ऑफ द वर्ल्ड, जो हकीकत भी है कि पूरी दुनिया के सिटीजन्स की ज़िंदगी को बचाने का काम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। आज इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थोड़ी सी परेशानी चल रही है, बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है। एक सिंपल केस ले रहा हूँ और एक सीवियर केस ले रहा हूँ। सिंपल केस में क्या एक्शन ले रही है इंडियन CDSCO यानी FDA, और सीवियर केस में क्या एक्शन ले रही है इंडियन FDA, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन ये करते हैं कि 21 फरवरी को BBC ने एक न्यूज़ दिया कि वेस्ट अफ्रीका में इंडियन मेडिसिन से ओपियोइड क्राइसिस हो गया है। BBC पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाने में मशहूर है, ये हम सबको मालूम है। और इस न्यूज़ में भी प्रोपेगेंडा कैसी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वेस्ट अफ्रीका इतना बड़ा है, नाइजीरिया के छोटे से हिस्से में ये दवाएं सप्लाई हो रही थी। और पूरी फार्मा इंडस्ट्री नहीं थी इंडिया की, उसमें एक बॉम्बे की कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही थी। उस सॉल्ट का नाम था टेपेंडाडोल एंड क्रिसोप्रोडोल, जो पेन मैनेजमेंट में यूज़ होता है। और आप लोगों को बता दें कि कोई भी दवाई इंडिया से जब एक्सपोर्ट होती है वो लीगली होती है, अनलीगली इलीगली नहीं हो सकती है। और जो दवाइयाँ बैन होती हैं, इसकी कॉम्बिनेशंस बैन थी, लेकिन बैन दवाइयाँ भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्टिंग कंट्री की परमिशन ले करके, उसके बिना नहीं होता है। एक्शन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब वो इंसिडेंस हुआ, फिर 2 दिन के बाद में BBC ने ये न्यूज़ दिया कि वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले, क्या हो गया, CDSCO ने दोनों दवाइयों को बैन कर दिया। वो मजाक उड़ा रहे हैं। हमें BBC की न्यूज़ को एक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मानना चाहिए अनटिल अनलेस कोई भी वहाँ के FDA हमारे को कम्युनिकेशन करे, रिक्वेस्ट करे, फर्दर डिस्कशन करे। बिना उस कम्युनिकेशन के हमारा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। उसका कोई कम्युनिकेशन हुआ, डिसीजन हमारा ओके हो गया, हमने बैन कर दिया। और बैन ही नहीं किया, साथ के साथ में हमने जो एक्सपोर्ट NOC और एक्सपोर्ट करने के जो तरीके होते थे, जो परमिशन से लेके हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उस पूरे परमिशंस में ही चेंजेस कर डाला। और आज के डेट में पेंटाप्रोजोल और डोमपेडोन सस्टेनलीज जैसी टैबलेट जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी आज आज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अगर नई कंपनी है एक्सपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती उसको एक्सपोर्ट, कंप्लीटली बैन हो गया वो। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लेके आएंगे तभी वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं कर पाएंगे। ये एक गलत डिसीजन था FDA का, इंडियन FDA का, जो नहीं लेना चाहिए था उसको। और आपको ही पता होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कितना इंट्रोगेट किया है BBC को। तो क्वेश्चन मार्क में वो हमेशा से रही है, इंडिया के लिए भी और इंडिया के बाहर में भी ली। आप उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये वन वे डिसीजन हो गया आपका। आपको इंडस्ट्री से भी डिस्कशन करना चाहिए और कंसेंसस लेना चाहिए, फिर आगे मूव करना चाहिए। आपने फटाक से बैन करके प्रूव कर दिया कि आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर एवरीवन। नो, ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ में आप फंस गए। हम आते हैं सीरियस केस में। सीरियस केस क्या होता है? सीरियस केस था उज़्बेकिस्तान का, जहाँ पे 18 बच्चे मर गए थे इंडियन दवाइयाँ से, उसके सिरप से खाने से, जो एक कंपनी थी इंडिया की, उनके सिरप के कारण। और आप उसमें 23 लोग जेल में हैं। 2 बंदे अभी तक उम्र कैद काट रहे हैं, एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है, और ये दोनों इंडियन कंपनी में काम कर रहे थे। उज़्बेकिस्तान की जो FDA है उसको फार्म कमेटी कहते हैं। उन लोगों ने इंडियन FDA के साथ में कम्युनिकेशन किया, खूब लेटरबाजी करी, खूब ईमेल कर, किसी का कोई जवाब उन लोगों ने 1.5-2 साल नहीं दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया।
अल्टीमेटली गुस्से में आकर के और वहाँ के पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया, इंडियन दवाइयों को बैन कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले मैं वहाँ उज़्बेकिस्तान होके आया था, वहाँ के इंडियन फार्मा एसोसिएशन से मिल के आया था। उन लोगों ने वो सारी कहानी मुझे बताई थी और अचानक एक दिन लेट नाइट में मेरे को फ़ोन आया कि ये ऐसा डिसीजन हो रहा है, आप लोग कुछ करें। फिर मैंने फटाफट एक वीडियो बनाया और उसको अवेयरनेस के लिए सर्कुलेट किया। फिर फार्मा एसोसिएशंस के लोग भी आगे आए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक वो बात पहुँची और वो दोनों गवर्नमेंट के बीच में बात जब पहुँची तो चीज़ें सिस्टमेटिक हो गया। अब इंडिया की मेडिसिन उज़्बेकिस्तान में रेगुलरली जा रही है, ईज़ हो गया वो। जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, वहाँ पे आपने तो 2-2 साल नींद ले ली लंबी। इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया इग्नोर? और बिना कम्युनिकेशन के कुछ डिसीजन आपने ले लिया। वो डिसीजन क्या था? कि सिरप का इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज के डेट में लोग सिरप बेचना ही बंद कर दिया एक्सपोर्ट में। नहीं के बराबर बिक रहा सिरप, लोग दूर भाग गए उससे। क्यों? क्योंकि वो एक बारी सिरप के लिए जब वो देता था चेक करने के लिए, तो आप उसको 3-3 महीने तक लटका के रखते थे। कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर ऐसे नहीं चलता है। वो 45 डेज़ मैक्सिमम 60 डेज़ के बीच में हमें सप्लाई करने होते हैं। और आप टेस्टिंग करने के लिए 3 महीने ले लेंगे तो वो बिज़नेस ही नहीं होगा, वो बिज़नेस ही बंद हो गया। वो ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट के पास में कि इतने सारे सिरप्स को टेस्ट कर पाए हुए इकट्ठे। उसके अलावा इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उज़्बेक की फार्म कमेटी कहती है अगर आप यूएस एफडीए के लोगों का भी इंस्पेक्शन करा करके हमारे यहाँ दवाइयाँ देंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे अनटिल अनलेस वो यहाँ के इंस्पेक्शन में पास नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ से पास करके भेजेंगे उज़्बेकिस्तान, तभी भी वो इंस्पेक्शन करेगा, और जब पास होगा तो रखेंगे, फेल होगा तो वो जला देंगे। तो वो आपका डिसीजन गलत था। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कब और कहाँ और क्या डिसीजन लेना है। अब्रप्टली कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये बिजनेस भी नहीं है, बल्कि ये एक जान बचाने वाली कंट्री है इंडिया, जिसको हम लाइफ सेवर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसका ख्याल रखना हमें ज़रूरी है। छोटे से आपके गलत डिसीजन के कारण पूरी दुनिया में हरकम मच जाता है। हरकम क्यों मच जाता है? किसी की जान जा सकती है, प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपने आरबीआई शुरू कर दिया, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू कर दिया, सैकड़ों प्लांट्स को बंद कर दिया इंडिया में। क्यों? आपने तो अप्रूवल दी थी, आपने तो जीएमपी और डब्ल्यूएचओ दिया था। तो क्या आपने वो कमी थी? आपने नहीं देखा था उसे? बाद में आप ही बोले ये गलत है। यानी वो वैसे हो गया, किसी ने गोली मार दी तो उसके कारण 25 लोगों को पकड़ लिया और 10 लोगों को वैसे भी हिरासत में रख के बैठा दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्या सोए हुए थे कि रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी, या स्पूरियस ड्रग्स कोई बना रहे हैं उसकी वो आपको खबर नहीं है? अगर नहीं है खबर तो आप क्या कर रहे थे? आपको हर वो प्लान जिसको आपने अप्रूवल दिए हैं उसमें क्या चल रहा है उसका खबर रखना आपका काम है। आप डायरेक्टली रखें, इनडायरेक्टली रखें, एस्पायर करें, जैसे भी करना है आप करें, वो आपका काम था। और आपने वो काम नहीं किया, अचानक एक दिन न्यूज़ में आती है और सारा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू करके और लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। फिर अल्टीमेटली वो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन आज के डेट में कहाँ पे मुझे भी नहीं पता है। हम देखते हैं कि चीज़ों को कैसे लेके जाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने उसी मैरियन बायोटेक को क्लीन चिट दे दिया। हो गया। अब क्या कर लेंगे आप? कहाँ थे आप? कहाँ स्टैंड था आपका? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अब ये 2 केस जो हमने दिया है, एक तो सिंपल केस था नाइजीरिया वाला और एक सीवियर केस था उज़्बेकिस्तान वाला। मैं सिंपल केस में आता हूँ, नाइजीरिया वाले में, जिसके कारण में एक्सपोर्ट एनओसी के कानून में चेंजेस लाया इन्होंने। हम उस पे लाते हैं। अब आज के डेट में आप सिंपल दवाइयाँ भी आप एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हो लोगों को, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इंडिया के बाहर जाके बांग्लादेश से खरीद रहे हैं, वो जाके चाइना से खरीद रहे हैं, वो पाकिस्तान भी जाएंगे, वो कहीं और भी जाएंगे और सभी जगह जा करके वो दवाइयाँ खरीदेंगे, क्योंकि वो धंधा करने वाले लोग हैं। आपके कानून, आपके कारण वो अपना बिजनेस खराब नहीं करेंगे, आपके कारण वो अपना जबान झूठा नहीं करेंगे। आप यहाँ से दवाइयाँ नहीं बेचने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं और से बेचेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आज के डेट में जाके दुबई में अपनी कंपनियां खोल के बैठ गए हैं, क्योंकि वहाँ से ईज़ होता है, कहीं से भी आउटसोर्सिंग करना ईज़ होता है। वो इंडिया में बैठे हुए थे, लेकिन आज आप 2 बारी आपने एक्सपोर्ट को दबाने की कोशिश करी है। एक बारी आपने सिरप का इंस्पेक्शन करके आपने एक्सपोर्ट को दबाने की कोशिश करी इंडिया के। दूसरी बार ये एक्सपोर्ट एनओसी की रेजिम ला करके एक्सपोर्ट को दबाने की कोशिश करी है, जिससे
ना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, बल्कि अनअवेलेबिलिटी होगी पूरी दुनिया में। जो जो अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया की है, जिसके कारण लोगों की ज़िंदगी बचाती है पूरी दुनिया के लोगों को, आज वो चैलेंज उनके लैब में चैलेंज हो रहा है। वही नहीं, आज भी देखें कि इंडिया का मार्केट साइज छोटा हो रहा है। हम लोग सप्लायर हैं, वर्ल्ड के बड़े सप्लायर हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मार्केट शेयर 3.5% है ग्लोबल मार्केट में, जबकि अमेरिका का मार्केट शेयर 41.5% है। क्योंकि हम जेनरिक प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारा कुछ नहीं है। अब उस जेनरिक प्रोडक्ट को भी आप बेचने नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? उसके अलावा अगर हम देखते बात करते हैं कि जो हमारा ब्रांड इमेज है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का, वो भी धूमिल हो रहा है। कल कोई और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। तो अगर फार्मा इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फार्मा इंडस्ट्री के साथ साथ कोई और भी जो लोग उनके साथ में आश्रित हैं, वो कब तक सर्वाइव करेंगे? इवन मैं बोलता हूँ कि जितने लोग एफडीए में काम करते हैं, चाहे वो स्टेट एफडीए हो चाहे वो सेंट्रल एफडीए हो, वो तो तभी है ना जब इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री के अपलिफ्टमेंट में आपका पूरा पूरा योगदान है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर जीएन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग तो हीरा थे। डॉक्टर बीपीएन प्रसाद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब ये लोग हीरा लोग हैं, हीरे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के कारण ही आज फार्मा इंडस्ट्री फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, दिल में जगह है उनके लिए। मेरा कहना सिंपल है, अभी का जो करंट सिचुएशन है वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट में जा रहा है, देश के अगेंस्ट में जा रहा है, बिजनेस के अगेंस्ट में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसको हम लोग इमिडिएटली अगर सब लोग मिल करके कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री भी डिग्रो करेगी और ये देश में भी डिग्रो करेगा। जबकि हमें पता होना चाहिए कि 10 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और 10 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली देती है। और अगर वो कुछ कर सकते हैं तो एपीआई प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर वो बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम और 20 मिलियन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे देंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तभी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगा। दूसरा मशवरा हमारा ये है कि एक्सपोर्ट एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा प्रोडक्ट परमिशन दें और स्टेट को दे दें अथॉरिटी कि आप स्टेट इसको इशू करें। आप क्यों परेशानी लेते हैं? आप क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? स्टेट किस लिए है यार? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे वहीं के डायरेक्ट करने दो ना, फास्ट ट्रैक चीज़ें होंगी। आपको अगर करने की कोई ज़रूरत है तो आप एपीआई के प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। आप उसके साथ साथ कस्टम के लोग जो हैं आपके यहाँ पे, कस्टम के लोगों को ट्रेनिंग दें बराबर से। आज भी मेरे पास केस आया हुआ है कि फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें प्रोडक्ट परमिशन मांगा जा रहा है कस्टम डिपार्टमेंट से। आप ट्रेनिंग दीजिए, उन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। जो अभी आपका ऑनलाइन सबमिशन होता है, ठीक है, उस ऑनलाइन सबमिशन को देखें, उनको इम्प्रूव कराएं ऑनलाइन सबमिशंस को, क्योंकि वो सुगम नहीं है, वो दुर्गम है। आप उन सब चीज़ों पर ध्यान दें। इंडिया में ड्रग सेफ्टी सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। पैसिव कंट्री में काउंट होता है इंडिया, एक्टिव कंट्री में नहीं होता है। टोटल 54 एक्टिव कंट्री हैं। वेयर यू स्टैंड? डू यू नो दिस थिंग? मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हो, पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। हमें अपने देश के बारे में सोचना है पहले। हम अपने ईगो के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि देश और इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगा, लोगों के घरों में खाना कैसे मिलेगा। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन में सैकड़ों प्लांट्स को बंद कर दिया। उनके घरों में जो आश्रित थे, जो नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, उनके घरों में रोटी बंद हो गई। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस आउटफिट्स को क्या आप बंद कर करके आप जस्टिस करना चाहते हैं? नहीं। ईज करें बिजनेस को, और जो भी डिसीजन ले वो कंसेंसस से ले। बिना कंसेंसस के कोई बिजनेस न ले। टीम फार्मा इंडिया डेवलप करें और कोऑर्डिनेट करें, आपस में मिलकर काम करें। दे शुड नॉट बी इन डिफरेंस। मैं हमेशा रेगुलेटर्स के साथ रहता हूँ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी रहता हूँ, एक्सपोर्टर के साथ भी रहता हूँ। हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब टीम है, और टीम फार्मा इंडिया है। और हम कंसेंसस से कोई डिसीजन लेंगे तो ये देश ग्रो करेगा। अगर हम ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेंगे तो ये देश डिग्रो करेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन हो या एक्सपोर्ट एनओसी का नया कानून जो चेंज करा है वो, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें जिससे वो सिरप का जो इंस्पेक्शन करे, ये सबको बंद करें। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बड़ी बात तो करें, एक कंसेंसस तो लें, तभी जाकर के देश ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कहीं पर से कोई हमें सजेशन देना, कहीं मैं गलत हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं इम्प्रूव करूँगा। झुकने में शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। ये डिसीजन आपने मुझे सुनाया था और मैं उनको हमेशा याद करता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।